डॉक्टर जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब 8 अगस्त की डेडलाइन दी है, इससे कबल 50 दिन की डेडलाइन दी गई और अब रशिया को कहा गया है कि जंग बंदी की जाए 8 अगस्त तक। क्या लगता है, रशिया इस चीज़ को सीरियस लेगा या कोई नया जंग का महाज खुलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? न सिर्फ ये बल्कि रशिया के सामने उन्होंने सबमरीन जो न्यूक्लियर प्रोपेल्ड और ये जो जौहरी कुव्वत से लैस सबमरीन्स भी उस तरफ भेज दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप का एक अंदाज़ है, ज़ाहिर है दो न्यूक्लियर ताकतें हैं, वो इस अंदाज से कोई हरकत करेंगी जिससे कि उनका आपस में आमना सामना हो जाए। लेकिन हाँ, ये अलबत्ता है कि बड़े आसार मिल रहे थे शुरू में कि ये यूक्रेन और रशिया की जंग उसमें ये इख्तिताम को पहुंच जाएगी। अब रशिया ने कुछ अहदाफ उसके महसूस होता है रहते हैं, जो 8 तारीख तक वो अपने अहदाफ पूरे करने की कोशिश करेगा। इससे मेरी मुराद ये है कि जो टेरिटरीज वो चाहता है कि टोटल उसको अपने साथ एनेक्स कर ले या मज़ीद उस पर काबिज हो जाए, तो वो करने के बाद रशिया को कोई एतराज़ नहीं होगा। और रशिया को अगर अमेरिका ये गारंटी दे देता है, यूएस ये गारंटी दे देता है कि नेटो फोर्सेस, शुरू से रशिया यही कह रहा है, रशिया की कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है कि मुझे ये गारंटी दी जाए जो कि 1992-90 में दी थी आप लोगों ने, कि नेटो हमारे नज़दीक नहीं आएगी, हमारे दहलीज पर नहीं आएगी, क्योंकि उससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा है। और यूक्रेन में दाखिल होने का मकसद, नेटो का आने का और सपोर्ट करने का मकसद यही था कि रशिया के नज़दीक पहुंच जाए। रशिया कभी नहीं चाहेगा कि नेटो उसके बिल्कुल दहलीज पर आके बैठ जाए। तो वो अगर उसको गारंटी पहले से मिल जाती है, और जो महसूस होता है इंडिया यही है कि उसको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये गारंटी मिल जाएगी, तो 8 अगस्त को ही बईद नहीं कि बिल्कुल वाकई में जंग इस पे ख़त्म हो सकती है। और मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, गलबन आपके चैनल पे भी मैंने जिक्र किया है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जब भी जंग ख़त्म होगी, रशियन के टर्म्स एंड कंडीशन पर। डॉक्टर साहब, आपने ये बात पहले भी हमारे प्रोग्राम में भी की थी, लेकिन इस वक्त कुछ माहिरीन ऐसे हैं, कुछ तज्जियाकार ऐसे हैं कि जिनका ये मानना है कि यूक्रेन और रूस की जंग अमेरिका और रूस को एक दफ़ा फिर ऐसे मुकाम पे ले आई है कि ऐसा महसूस होता है कि शायद दोनों ममालिक में एक दफ़ा फिर वो सर्द जंग शुरू हो जाए, जो पिछले कुछ अरसे से ऐसा महसूस होता था कि ख़त्म हो चुकी है। आप क्या समझते हैं, क्या इस तरह का ख़तरा मौजूद है? इस सर्द जंग तो जारी रह सकती है, चाहे वो ट्रेड के हवाले से हो, चाहे वो अपने अलाइंस के हवाले से हो मुख्तलिफ ममालिक के साथ, वो तो जारी रह सकती है। लेकिन अगर ये तनाज़ा हल हो जाए, इसको मैं कंपेयर करके बताऊंगा ना, जो ओबामा का वक्त था या जो उससे पहले बुश का वक्त था, उसमें रशिया के साथ वो बायलैटरल रिलेशंस अमेरिका के नहीं रहे। लेकिन पिछली मरतबा जब डोनाल्ड ट्रंप 18 में जब आए पावर में, तो उस वक्त उनके टर्म्स रशिया के साथ बेहतर थे। और इस मरतबा भी जब से वो आए हैं, रशिया की तरफ उनका काफ़ी एक माइल रहे हैं कि उनसे रिलेशंस रशिया के ठीक रहे। और दूसरा इसका रुख ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो जाने जाएं, वो पहचाने जाएं दुनिया में कि उन्होंने जंगें ख़त्म कराई हैं। गाज़ा की बात बाद में कर सकते हैं इस हवाले से, लेकिन यूक्रेन की बात हो गई, ईरान की बात हो गई, पाकिस्तान इंडिया की बात हो गई, तो वो उस लिहाज से चाहते हैं कि उनको दुनिया और ख़ास तौर पे नोबेल प्राइज़ के हवाले से भी, नोबेल प्राइज़ तो खैर मिल ही जाएगा अगर ये तमाम चीज़ें हो गई तो लेकिन उसके अलावा वो चाहते हैं कि दुनिया उनको याद रखे। और पिछली मरतबा भी जब आए तो उन्होंने कोई जंग अपनी तरफ से शुरू नहीं की। इस चीज़ को अगर जहन में रखते हुए हम इस चीज़ का तजिया कर लें कि सर्द जंग होती रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि आमना सामना न्यूक्लियर ताकतों का ना हो सकता है। अगर वो एक दूसरे को के सामने सफबंदी करते हैं तो वो हट जाते हैं उससे। आपके सामने 1962 में क्यूबा की मिसाल है, जब रशिया ने अपने वहाँ न्यूक्लियर मिसाइल्स लगाना शुरू किए और अमेरिका सामने आ गया तो दोनों पीछे हट गए। तो लिहाजा न्यूक्लियर, पाकिस्तान इंडिया की देख लें कि जब दोनों ने फुल स्पेक्ट्रम वार की तरफ बढ़ना शुरू हुए तो दुनिया बीच में कूद पड़ी। तो ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि वो एंड ऑफ द वर्ल्ड होगा अगर दो न्यूक्लियर कुव्वतें आपस में सामने कभी भी आमना सामना करने की इस्तेदाद कोई नहीं रख सकता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये तजिया दुरुस्त है। सर्द जंग से क्या होता है, 10 साल और चल पड़े वो सर्द जंग में, उसमें ट्रेड इफेक्ट होगी, बायलैटरल रिलेशंस इफेक्ट होंगे, सब बंदियां होंगी, कंट्रीज़ को दुश्वारियां होंगी उससे अलायंस करने की। लेकिन फिर अगर उन्होंने कोशिश की कि जी ठीक है
हम अब यूक्रेन को मिला लें, नेटो का हिस्सा बना लें, तो फिर जंग में कूद जाएगा रशिया। अच्छा इसीलिए रशिया डॉक्टर चाहता है साहब कि ये अपने अहदाफ फरमाइएगा, पूरे कर ले। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ईरानी सदर पाकिस्तान के दौरे पे हैं, आज उन्होंने लाहौर में भी मसरूफ़ दिन गुजारा, फिर रात को इस्लामाबाद में भी। तो आप ये फरमाइएगा कि आप क्योंकि माशाल्लाह एक सफारतकार भी हैं, आप इस दौरे को सिफारती लिहाज से किस नज़र से देखते हैं? ज़ाहिरन तो ये ठीक है, इसका पर्पज़ ये है कि फर्दर स्ट्रेंथनिंग करेंगे, लेकिन इसका बातनन क्या पर्पज़ है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या पर्पज़ हो सकता है? पहले तो ये ज़ाहिरन बात तो ये है कि बायलैटरल रिलेशंस हमारे, ट्रेड हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, एनर्जी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये चीज़ें फॉरेन ऑफिस बताता है। और पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमारा, जो पहले से भी हम कोशिश करते रहे। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्योंकि अभी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ईरान का एक ज़ाहिर है उसकी हमसे ज़्यादा बेहतर जीडीपी, उसको 413 बिलियन की जीडीपी है, जब उसकी आबादी सिर्फ 92 मिलियन के करीब है, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 411 है और उसकी आबादी 255 मिलियन आबादी है लोगों की। और उसी तरीके से पर कैपिटा इनकम हमसे वो 4 गुना ज़्यादा है ईरान, हम उससे कम हैं। तो ईरान, अब भी हम ईरान के साथ ट्रेड तो कर सकते हैं और वो फ़ायदे में ही रह सकता है हमारे, और कर भी रहे हैं। उसको मज़ीद सब हमारे आगे आड़े आ जाती है सैंक्शन की बात। लेकिन ईरान की दूसरा जो बातनन बात है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो हमारे फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब जब वाइट हाउस गए, तो यकीनन कोई ना कोई इस पूरे फुल स्पेक्ट्रम जो खिते में सूरत हाल है उस पर बात तो हुई, क्योंकि कुछ तजिया निगार ये कहते हैं, माइकल कुगलमैन है, बाकी लोग ये कहते हैं कि ऐसा है, लेकिन वो एक सिंगल फैक्टर तो नहीं हो सकता बहरहाल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया, इसलिए मैं कोट कर सकता हूं कि पाकिस्तान रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है। और ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने जो अपनी कुव्वत, जो अपनी सलाहियत और जो अपनी कैपेसिटी दिखलाई इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान ने इस बात को साबित कर दिया कि पाकिस्तान इस रीजन में एक ऐसी फोर्स है जिसको कि रिकग्नाइज करना पड़ेगा। लेकिन उससे हटकर जो जियोपॉलिटिकल तगय्युरात और तनाज़ुरात बदल रहे हैं, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अगेन मैं कहूँगा कि ईरान के उन्होंने जंगबंदी में अपना किरदार अदा किया और वो उसको मानते भी हैं, और दूसरी बात यह है कि उसका क्रेडिट भी लेना चाहते हैं। लेकिन ईरान के साथ जो पाकिस्तान की एक हम आहंगी है पीपल टू पीपल लेवल पर, उस लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका यकीनन हमारे सिपाही सालार हो गया या हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो गए या प्राइम मिनिस्टर हो गए, ख़ासतौर पर सिपाही सालार हमारे, उनकी उस पर काफ़ी उससे वो इस खित्ते की स्टेबिलिटी में मिसाल के तौर पर अगर मजीद भी अभी न्यूक्लियर एकॉर्ड में दोबारा लाने के लिए बात अगर हो सकती है, तो यहाँ मेरी वो मामला शुरू हो जाता है जो आपने सवाल किया कि वो जो बातनन बात है कि प्रेसिडेंट आए हुए हैं ईरान के भी हमारे पास लाहौर में और इस्लामाबाद कल जा रहे हैं, तो उसमें यकीनन ये गुफ्तगू हुई होगी कि देखिए अगर न्यूक्लियर रिकॉर्ड में आप यानी कि सुप्रीम लीडर भी चाहते हैं कि जो उन्होंने बयान दिए हैं कि हम एटमी जौहरी क़ुव्वत नहीं बनना चाहते हैं, तो अगर आपको उसी टर्म्स एंड तो एक नेगोशिएटर का रोल पाकिस्तान का, एक स्टेबलाइजर का रोल पाकिस्तान का, उस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप भी इस चीज़ को डॉक्टर साहब आपने पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात का जिक्र किया, जंग का जिक्र किया, तो इंडिया अब ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से मार खाने के बाद ये जो शोशा उन्होंने मचा दिया ऑपरेशन महादेव, अगरचे जो है इस पे पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ ये है कि भारतीय वज़ीर दाखिला जो है वो मनगढ़ंत बयान जारी करते रहते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये क्या इंडिया अपने एक झूठ को छुपाने के लिए मज़ीद कितने झूठ बोलता जाएगा? इसको इस तनाज़ुर में समझ लें कि मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी पावर बेस क्या है? उसकी पावर बेस बेसिकली आरएसएस है। उसकी पावर बेस वो नज़रिया है जिसको हिंदवाता नज़रिया कहते हैं। तो क्योंकि उसकी पावर बेस ये है, तो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने कौम के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को अपनी जो नज़रियाती मामलात हैं उसकी वजह से एक स्टेक पर लगा दिया है, पहली चीज़। दूसरी बात के महादेव ऑपरेशन मोदी अपने एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासतौर पर लीडरशिप बीजेपी की, जो कि दरअसल प्रोपेल हुई है, जो ताकत हासिल करती है आरएसएस से,
तो वो बेसिकली चाहती है कि अपने कौम को जो नज़रियाती बुनियाद पर है, जो शिद्दत पसंदी बुनियाद पर खड़ी है, वो चाहती है कि बताए कि नहीं नहीं नहीं, ये जो हमें शिकस्त हुई है, या वो तो खैर नहीं मानते, लेकिन ये है कि हम पाकिस्तान को दोबारा पाकिस्तान से हम जंग लड़ेंगे। वो ये इंदिया देने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी सकते हैं, इसमें हमें भी इसका इदराक है। और हमारे इस मामले में बहुत सारे लीडरान ने इसका जिक्र किया है कि हम तैयार बैठे हुए हैं, हमारे सिपा सलार ने भी जिक्र किया है कि हम तैयार बैठे हुए हैं। तो वो उन्होंने अपनी पंजा आजमाई पिछली मरतबा कर ली, और पाकिस्तान कोई गाफिल तो नहीं हो गया एक दफ़ा जंग लड़ने के बाद। पाकिस्तान अपनी तैयारियां देखें, आज ही हेलीकॉप्टर्स जो पाकिस्तान के पास आए हैं, वो हेलीकॉप्टर्स एक अपनी नोयत की और इनफरादियत हैसियत रखने वाले अपनी नोयत की वो एक बड़ी बिल्कुल यकीनी तौर पे भारत को हर महाज